हेलो बच्चों, हमने आज जो डिस्कस करेंगे जो अकाउंटिंग रेशियोज का वन शॉट रिविजन्स कराएंगे आपको। जैसे क्लास 12 में आपको चैप्टर 5 का जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज, वो रेशियोज मिनिमम 10 to 12 क्वेश्चंस मिनिमम आपको आएगा इस एग्जाम में। सो इसीलिए आपको इसमें डरना मत। आप देख रहे हैं एक एक टाइप का रेशियो में 5-7 करके रेशियो है, इसको डरने का कोई जरूरत नहीं है आपको। आप जो देखोगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कैसे आपको याद रखना पड़ेगा। जो अकाउंटिंग रेशियो है वो बेसिकली 4 वे में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक है लिक्विडिटी रेशियोज, उसमें आपको क्या पता पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशंस का लिक्विडिटी पोजीशंस कैसे है, वो बिजनेस तो हो रहा है बट कैश फ्लो ठीक है कि नहीं है वो जानने के लिए ओनली। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो, हाउ सॉल्वेंट यू आर, वेदर यू विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट और नॉट, जो आप जो लोन ले रहा है। एक्टिविटी रेशियो, योर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस के लिए ये डिटरमिन होगा एक्टिविटी रेशियो में। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिट ऑल्सो वन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट आर दोस थिंग, दोज आर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो ये जो सब रेशियो करने के लिए पहले आपको जानकारी क्या होना चाहिए, वो जो मेन जानकारी है आपको बैलेंस शीट इक्वेशन को ठीक ढंग से आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे वो जो बैलेंस शीट आप जानते होंगे, जो बैलेंस शीट जो राइट साइड से वो एसेट्स है। एसेट्स जो है बेसिकली हमने उसको दो तरफ से एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक है नॉन करेंट एसेट्स, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट्स, एक है करेंट एसेट्स। ये दोनों एरिया में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो नॉन करेंट एसेट्स में आपको क्या क्या होगी, उसमें एक है फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑल दोस थिंग्स आपको जानकारी है अभी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट जब आएगा आपको पेपर में, आप उसको नॉन करेंट पकड़ोगे कि करेंट पकड़ोगे। इन्वेस्टमेंट सपोज उसको नेचर देख के आपको पता करना पड़ेगा। कोई भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप कंपनी आप इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज द थिंग। बट शॉर्ट टर्म आप जब इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज योर immediately you can get the money. If it is short term investments, then it will be your current assets only, and long term loans and investments, that is your non current assets. These are you have to understand very carefully. Long term loans and advances, long term investment. So your non current assets one portion, another portions your current assets, उसका अंडर में योर इन्वेंट्रीज, योर ये है करेंट एसेट्स मतलब करेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेंट्री। योर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस। सो ये देखा जाए तो बैलेंस शीट इक्वेशन इज नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, टोटल एसेट्स हो गया। एंड liabilities part is two portions, equities and liabilities. Equities means shareholdership fund, that is share capital, here share capital मान लो आप, both equity shares and preference shares, reserves and surplus plus money receipts deposit against share warrants, this is the thing. And non current liability two part है, एक long term borrowings, long term bank funds and long term provisions, and current liabilities that is short term borrowings, trade payables जैसे your creditors and your bills payable and short term provisions, this is the thing. So these simple equations आपको carefully याद रखना पड़ेगा very short में। This is the balance sheet equation, this is your non current assets plus current assets. These non-current assets includes your long-term investments. हो गया your total assets and liabilities, your equity plus liability. ये जो liability है ये हमने टू पार्ट में है। एक है outside liability, outside फंड जैसे non-current liability। इसमें जो है ये लायबिलिटी दो तरफ से है, नॉन करेंट लायबिलिटी जैसे लोन्स, बैंक लोन एटसेट्रा, एंड करेंट लायबिलिटी, दीज आर द थिंग्स। सो
टोटल ये आपको इक्वेशंस आपको याद करके रखना पड़ेगा, बिकॉज जितनी सारी आप वो अकाउंटिंग रेशियो आप निकालोगे, ये पर्टिकुलरली जो लिक्विडिटी रेशियो एंड योर सॉल्वेंसी रेशियो बेस्ड अपॉन योर बैलेंस शीट, मेजोरिटी ऑफ दिस केसेस योर बैलेंस शीट पोर्शंस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो हियर जो लिक्विडिटी रेशियो फर्स्ट हमने जो डिस्कस करने के लिए जाएंगे, लिक्विडिटी रेशियो योर फॉर्मूला आपको याद होगा, योर करंट एसेट्स by current liabilities. So which are your current assets? These are your current assets, all those things current assets, inventories, trade receivable, debtors, bills payable, short term loans and advances. इसमें जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आपको रहेगा जो प्रीपेड एक्सपेंस भी रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी रहेगा, एंड योर एडवांस टैक्स ऑल्सो रहेगा, एडवांस टैक्स. सो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, your that liquidity ratio, that is we are calling is the current ratio. Here standard ratio is 2:1. That means every 2 rupees current assets, every 1 rupee will be your current liability. So that is your liquidity ratio is important ratio, is your that thing current assets, current ratio and quick ratio. सो स्लोली इन डिटेल हमने डिस्कस करके आप देखोगे जैसे इसमें आ रहा है इसको करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज, हाउ वी आर एबल टू शो यू द डिटेलिंग फॉर दैट. You will be able to know that here liquidity ratio, current assets by current liabilities. That means inventories plus debtors plus receivable plus cash, and current liabilities your trade payables, creditors plus bills payable plus other current liabilities plus short term provisions, right? So your current ratio means one from that your working capital concept, how your cash flows are better to meet up your current expenses. So another ratio here important is there, slight deviations from your current assets, that is your quick ratio. So quick ratio is little bit more approaching to cash only. So that means here quick assets by quick liabilities, current liabilities तो सेम ही है. एंड क्विक एसेट्स आपको कैसे पता चलेगा? करंट एसेट्स से आपको इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स, ऑल दोस थिंग्स आपको इसको निकाल देना पड़ेगा. सो दिस विल बी द क्विक एसेट्स मिल जाएगा. क्विक एसेट्स टू करंट लायबिलिटी, या रेशियो विल बी 1:1. 1 रुपये आपको क्विक एसेट्स के अगेंस्ट में 1 रुपये का करंट लायबिलिटीज आपको होना चाहिए. सो बेसिक जो हम लोग को जो लिक्विडिटी रेशियो है, ये 2 रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा. सो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है. सो आपको जो लिक्विडिटी रेशियो जानने के लिए योर दिस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, दिस 2 साइड्स बैलेंस शीट का आपको वेरी केयरफुली आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा. बिकॉज सपोज बैलेंस शीट फॉर्म में दे तो अच्छा है, अदर अराउंड आप दे जाते तो जनरली जो मिस्टेक हो जाता है योर करंट एसेट्स में, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट वेरी केयरफुली याद रखना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट आप कोई भी जगह में आप देख के दे दे तो आप देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ओनली, जो 1 साल का अंदर में आपको लिक्विड पोजीशंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको ही ओनली आपको लेना. एंड करंट लायबिलिटीज अब तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऑल दोस थिंग्स प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर. एंड क्विक रेशियो ऑल्सो सिंपली करंट एसेट से आप इन्वेंटरीज means stock and prepaid expenses, all those things. So because why we are inventing, we are deducting quick ratio means the acid test ratio, that means कैश और इमीडिएट कैश इज देयर. सो इन्वेंट्रीज मतलब क्या है? वो स्टॉक है. वो स्टॉक 3 टाइप का है. रॉ मटेरियल स्टॉक हो सकता है, ये डब्ल्यूआईपी स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड स्टॉक होता है. वो जो स्टॉक को कन्वर्ट करके डेटर्स, फिर रिसीवेबल, देन ओनली कैश विल कम, नो. सो दिस साइकिल कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. सो दिस एसिड टेस्ट रेशियो करने के लिए, दैट इज हमने क्विक रेशियो हमने बोलते हैं, अदर वे अराउंड एसिड टेस्ट रेशियो हम बोल सकते हैं. इसमें आपको इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको बोल दिया जाएगा. सो आप याद रखना, वेरी जो हमने जो डायरेक्टली जो कर रहा है, इसमें लिक्विडिटी रेशियो जब भी क्वेश्चंस आएगा, ओनली करंट रेशियो एंड योर क्विक रेशियो कॉन्सेप्ट विल कम, एंड दैट्स रिलेट्स टू योर बैलेंस शीट. दिस पोर्शन इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. यू सी दैट दिस पोर्शंस you need not to consider under your liquidity ratio. Careful about that. Only balance sheets one portions relates to your this
your liquidity ratio. So now liquidity ratio is over. Now we are going for your solvency ratio. So solvency ratio आपको कैसे आपको पता होगा? solvency ratio हमने जब डिस्कस करेंगे, आप देखोगे solvency ratio, अंडर solvency ratio जो बेसिक रेशियो होगा, जो सॉल्वेंसी रेशियो बेसिक जो रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी बाय नेम इटसेल्फ आपको पता चल रहा है, डेट टू इक्विटी. सो डेट मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, केयरफुली माइंड रखिए, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट बाय योर इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड. सो लॉन्ग टर्म डेट मतलब आप इधर बैलेंस शीट में आ जाइए. लॉन्ग टर्म डेट मीन्स दीज आर दिस नॉन करेंट लायबिलिटी, दिस पार्ट नॉन करेंट लायबिलिटी, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म योर प्रोविजंस एंड लायबिलिटीज, all those things, bank borrowings, term lending, all those things, it will come under your long term debt. And shareholders fund equal to means your shareholders fund share capital, reserves and surplus plus share earned money. You see that? So long term debt means which are those your long term debt? Means your that thing, long term borrowings, that is bank borrowings etc., long term liabilities and provisions. Clear? So long term debt हो गया, and shareholders funds equal to your share capital plus reserves and surplus plus money received on share warrant. Here one thing आपको very clearly याद रखना पड़ेगा, share capital मतलब your both equity shares plus preference shares, equity plus preference, right? So this is the thing. So this long term debt and here balance sheets जो आप जॉब solvency ratio बनाने के लिए जा रहा है, जो your liability side का पार्ट ही ओनली आप देख रहा है, एसेट्स का साथ इसको रिलेशंस है, जो your long term borrowings and share capital, reserves and surplus, all those things आपको डेट इक्विटी रेशियो में आप क्लियर हो रहा है. इसमें आपको क्या पता चलेगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कितना डेट है कितना इक्विटी है, जो बैलेंस शीट जो इक्वेशन जो होता है ना, आप देख रहे हैं ना, जो बैलेंस शीट कोई जो एसेट्स, इसका इनर मीनिंग क्या है बैलेंस शीट का, ये जो टोटल एसेट्स है कोई ना कोई फंडिंग से आता है. सो सपोज ये एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स मेजोरिटी ऑफ योर इक्विटी एंड नॉन करेंट लायबिलिटी से आता है, and your current assets generally current liability आता है, and 1% of current assets your some other fund से आता है. So either your proprietor's capital or some other things it will be coming for this thing. So this solvency ratio निकालने के लिए आपको liability side जो है बैलेंस शीट में, जो liability side है, ये साइड वेरी केयरफुली याद रखना पड़ेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी. सो इक्विटी मीन्स शेयरहोल्डर्स फंड, liability means two part, your non-current liability and other current liability. So non-current liability equal to shareholders equity. So this ratio you have to carefully आपको याद रखना पड़ेगा. So इसमें एक चीज कंफ्यूज मत करो, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलवेज आप बोल रहा है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसको तो प्रायोरिटी बेसिस में आप डिविडेंड देता हो, वो वेदर इट विल कम टू शेयर कैपिटल और नो, यस डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो योर पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड. सो आपको इसको याद रखना पड़ेगा. ये चैप्टर में और एक इंपॉर्टेंट जो आपको जो है सॉल्वेंसी रेशियो में दूसरा जो रेशियो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. सो आपको डेट तो मालूम हो गया, डेट मीन्स वो लॉन्ग टर्म डेट, डेट तो आपको याद हो गया, लॉन्ग टर्म डेट, डेट दैट इज बैंक बोरोइंग्स एंड अदर योर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड.
अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैसे पता होगा? सो कैपिटल एम्प्लॉयड आप दो तरह से आप कर सकते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर इक्विटी एंड दैट मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी. शेयर होल्डर्स फंड प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी. याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर्स equal to your capital employed equal to shareholders fund plus नॉन करेंट लायबिलिटी. सपोज आपको एसेट साइड से आपको करना पड़ेगा शेयरहोल्डर्स फंड द कैपिटल एम्प्लॉयड अदर वे अराउंड ओन कैपिटल लोन कैपिटल प्लस इंटरनल कैपिटल. अदर वे ओन कैपिटल कौन सा है? शेयर कैपिटल इज ओन कैपिटल. That is either your preference share capital, equity share capital, long-term loan, your bank borrowings and long-term provisions and invest liabilities, and your this thing internal capital, nothing but your reserves and surplus. So debt to capital by name itself, debt by capital. This ratio you are coming this solvency ratio. One more important ratio is coming for these things. So आप बैलेंस शीट इक्वेशंस को थोड़ा केयरफुली जो याद रखोगे, ये रेशियो एनालिसिस के लिए आपको इतना कोई दिक्कत होने वाला कोई ये नहीं है. सो डेट इक्विटी रेशियो आप सीख लिया एंड सेकेंड पोर्शन आप जो सीख लिया, जो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड आप सीख लिया. सो नेक्स्ट योर प्रोपर्टी रेशियो. प्रोपर्टी रेशियो आपको कैसे पता होगा? जो प्रोपर्टी योर शेयर होल्डर्स फंड बाय योर दिस थिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. सो वेरी सिंपल, प्रोपर्टी रेशियोस ओनली फॉर्मूला रखना पड़ेगा. जो शेयर होल्डर्स फंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों हमने अर्लियर डिस्कस कर लिया. जो शेयर होल्डर्स फंड मीन्स वो बोथ preference shares, equity shares plus reserves and surplus plus shareholders money, and capital employed your these things your shareholders fund plus or long term borrowings. So this is the things your capital employed. Or if you go this capital employed आप टू साइड से आप कर सकते. वन इज योर capital employed is your shareholders fund प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये हो सकता. और इफ यू टेक अदर वे अराउंड, आप जैसे एसेट साइड से आप ले सकते, आप नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी. तो दिस वे आप कर सकते. वर्किंग कैपिटल आप ले रहे हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. सो हियर वर्किंग कैपिटल इज योर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. सो दिस साइड्स मे नॉट बी टू मच इंपॉर्टेंट. आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो अदर वे राउंड आप कर सकते, दिस इज द थिंग, इट विल बी सफिशिएंट एनफ फॉर योर कैपिटल एम्प्लॉयड पार्ट. So now we will be going for some other important solvency ratio, then we will be going for some other ratios part this thing. Here property ratio is important, not other ratios are too much important ratios are there. So now हमने और एक चीज है interest coverage ratio. This is very vital. Interest coverage ratio. Interest coverage ratio equal to your net profit before interest and tax by interest on long term borrowings. You see that solvency एक important part है जे how your profits are enough to meet up your interest burden. So for that purpose net profit before interest and tax. Suppose आपको net profit दिया गया है, उसका साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है and all those things. So you have to add it back carefully.
सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया गया है, नेट प्रॉफिट लिखा है, बिफोर दैट यू हैव बीन चार्ज्ड योर इंटरेस्ट एंड एनी अदर टैक्स पोर्शंस इज देयर, सो दोज पोर्शंस यू हैव टू add it back. So then only, that means when you are taking into your interest coverage ratio, so when you are comparing your interest and long term borrowings, your profit should be before charging that interest, because otherwise this calculation is meaningless. So that is the very vital only thing, and interest and long term borrowings आपको दिया जाएगा. ये तो आपको हो गया, आपको जो सॉल्वेंसी रेशियो आप क्लियर कर लिया, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया आपको. नाउ नेक्स्ट वन रेशियो विल कम योर एक्टिविटी रेशियो. अच्छा, सॉल्वेंसी रेशियो तो हमने जो जान गया किसका पर्पस है, जो वो है आपको हाउ सॉल्वेंट यू आर, वेदर यू विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट बर्डन व्हाट एवर लोन यू आर टेकिंग फॉर दैट. देन जो एक्टिविटी रेशियो जो होगी, एक्टिविटी रेशियो में इंपॉर्टेंट रेशियो कौन सा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वेरी वाइटल. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, inventory turnover ratio, how you will be going for these things, cost of revenue from operations by your average inventory. See, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आपको जानना पड़ेगा, जो एवरेज इन्वेंट्री बाई आपको ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2. देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको कैसे पता चलेगा, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको देखना पड़ेगा, जो दिस इज द थिंग ओनली, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, योर इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस inventory at the end. So cost of revenue from operations nothing but, हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट सीखा ना, आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप याद रखना, इधर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस इमीडिएटली आपको आ जाएगा. सपोज आप जो क्लास 11 में आप जब ट्रेडिंग अकाउंट सीखा ना, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे हो जाता, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है, वेजेस प्लस योर वेजेस एंड सैलरी एंड योर हियर दिस थिंग्स, हियर बाई सेल्स रहता है, बाई योर स्टॉक रहते स्टॉक. सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ओपनिंग स्टॉक ऐड कर, ओपनिंग के साथ परचेस ऐड करना, कैरेज इनवर्ड करना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस करना, वेजेस एंड सैलरी. हियर याद रखना, आप जब वेजेस एंड सैलरी मतलब है उसका नेचर रिलेट्स टू वेजेस ओनली, इट इज ए डायरेक्ट रिलेट टू द प्रोडक्शंस, बट सैलरी एंड वेजेस should not come. If salary terms comes first, that will be the indirect expenses. So this is the total minus stock. Other way around आप क्या कर सकते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो हो सकता, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. यू सी दैट दिस माइनस this portions will come, or sales minus gross profit also will be coming for these things. Cost of revenue from operations, it is coming this way. So this is your activity ratio, first ratio. So activity ratio पता चलेगा how your organizations is performing well. So that is the thing, your activity ratio part. So this is your that activity ratio, first ratio हमने डिस्कस कर दिया. Then second trade receivables to turnover ratio. See, you see the trade receivables मतलब which are those trade receivables? Your debtors and bills receivable, all these things. So that is your trade receivable. So here formula will be net
credit revenue from operations divided by your average trade receivable. See here, very important, net credit revenue from operations. What does it mean? If your total sales is there, you have to minus your return and minus your cash sales. Net credit revenue, very याद करना. So sales, if it is there, from there you have to minus the return as well as your cash sales you have to minus. And average trade receivables, how you have to take it? You have to these things: opening debtors plus your bills receivable minus closing debtors and bills receivable divided by 2. So this is the thing it will be coming. No, here this will both we have to add it, opening plus closing divided by 2. So opening positions, how much your these things debtors plus bills receivable plus closing debtors and bills receivable divided by 2. This will be coming for your average this thing. So similar concept, trade receivable ratio, if you do for this trade payable ratio, receivable is relates to your sales, trade payable turnover ratio. Here your formula will be your these things, net credit purchase by your average trade payable. Same way, net credit purchase मतलब all total purchases minus return minus your cash purchase. So you have to do these things. Similarly, average trade payable, same line it is there. Your that thing, opening creditors plus bills payable plus closing creditors plus bills payable divided by 2. You see that average trade payable relates to your purchases only, so that you will understand that way. So this is the important ratio under your activity ratio, how your organizations performs well or not. Then your another important ratio under this activity ratio, how you are doing well or not. So that is the ratio is your net assets to capital employed. Net assets to capital employed. So capital employed तो पहले आप जान लिया, and only net assets आपको लेना पड़ेगा. So net assets or capital employed turnover ratio, that is revenue from operations by your capital employed. So revenue from operations आप जान गया, how these things you have to calculate, and capital employed you understand earlier. So net assets to net assets or capital employed turnover ratio. Capital employed turnover ratio. Turnover ratio. So these are the ratio, all your solvency ratio. Now activity ratio. Now we will be going for your that last ratio, which is your profitability ratio. How there is a profit or not, profitability ratio. In comparison to other ratio, this ratio little bit easy and straight way, and this will be easy for your these things. That means gross profit ratio, net profit ratio. The both are very easy. Gross profit or net profit by your these things, net revenue from operations into 100, either gross profit either net profit. Then operating profit ratio, here important ratio, operating profit ratio, your cost of revenue from operations plus
operating expenses divided by net revenue from operations. वो तो सेम ही है. Operating profit is cost of revenue from operations plus operating expenses. So cost of revenue, operating expenses, which are operating expenses? That is your operating expenses depreciation plus your these things cost of these things operating profit so operating cost of revenue operations and this yours office and administration expenses plus selling and distribution expenses. You see that these are all operating expenses. Mind it, here you need not take it any non-operating expenses. Only operating expenses will come: depreciation, office and administration expenses, and selling and distribution expenses. So these are the operating profit ratio. This is the important ratio. Return on capital employed also, here one important ratio you have to याद रखना पड़ेगा, return on capital employed. Here profit before interest and tax by your capital employed, पहले आप सीख लिया, capital employed into 100. So here also same way, if you have to give profit after charging interest and tax, you have to add it back. So profit before interest and tax, you have to take it for these things. And another is your return on shareholders fund. You have to profit after tax by shareholders funds. So shareholders fund तो आपको जान गया, shareholders funds into 100. So which are shareholders funds? Equity share capital plus preference share capital plus your reserves and surplus. These are also shareholders funds. So it will be your there. Share capital plus reserves and surplus. This should be there. So these are all your important shares, important ratios under your this thing. In nutshell, we can tell that there are 4 types of ratios. That is your liquidity ratio, liquidity positions organizations, your the solvency ratio, how solvent you are. Number 3, your activity ratio, how you are performing well or not. And profit and loss, profitability ratio means how your organization is earning profit or loss. So these are the 4 ratios. उसमें मेजर जो इक्वेशंस है आपको बैलेंस शीट आइटम्स थोड़ा आपको प्रॉपर्ली रखना पड़ेगा एंड सम पोर्शंस योर प्रॉफिट एंड लॉस में व्हिच आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको क्लियरली आपको याद रखना पड़ेगा. सिमिलरली योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है जो ट्रेडिंग अकाउंट आप सीख लिया उसमें आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना नहीं है. कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. दैट मीन्स मेनली योर बैलेंस शीट इक्वेशंस आपको वेरी कंट्रोल में आपको रखना पड़ेगा. ये जो अकाउंटिंग इक्वेशंस आपको है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, दैट मीन्स टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू योर दिस थिंग्स capital employed. This way around you can just you have to keep in mind. Other way around, this way and that way, if you add it back and your everything will come. So total discussions we have we have discussed everything. I think it will be helpful for your exam purposes, and please do like, share and subscribe to my channel so that whenever the new videos will come, will be coming to you. I think it will be helpful for your exam purposes. We are concluding the video here. Have a good day.